डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंदौर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बोधशाला में आज महाआरती कर रहे हिंदू संगठन। बोधशाला में 721 साल बाद शुक्रवार को पूजा को लेकर तनाव, प्रशासन अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील। पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों के सशस्त्र बल तैनात। यूपी में सीट शेयरिंग और कूटनीतिक शामत का खेल हुआ तेज। कांग्रेस की बीएसपी से नजदीकी की कोशिश के बाद अखिलेश यादव का कांग्रेस को कड़ा राजनीतिक संदेश। बात सीट की नहीं, जीत की। क्या यूपी में टूटने वाला है सपा कांग्रेस गठबंधन? ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई। आईपीएससी रेड मामले में ममता बनर्जी को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज आएगा फैसला। लालू राबड़ी ने लोअर कोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां बोधशाला में आज महाआरती। बोधशाला में हिंदू संगठन आज महाआरती कर रहे हैं। बोधशाला में 721 साल बाद शुक्रवार पूजा को लेकर तनाव। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले में बोधशाला को मंदिर बताया गया था। बोधशाला में अब नमाज की इजाजत नहीं, प्रशासन अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील। पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों के सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं। बोधशाला मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक बोधशाला को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। 5 मई को इंदौर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बोधशाला में हिंदू संगठन आज महाआरती कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज भी है। ऐसे में हो सकता है कि मुस्लिम समाज बोधशाला में नमाज पढ़ने की कोशिश करे। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही पूरे शहर में अतिरिक्त पिकेट पॉइंट बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। धार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों के सशस्त्र बल को तैनात किया गया है। इस बल में स्थानीय पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को 2 विशेष कंपनियां और अन्य सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल हैं। शहर के सभी प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों और विशेष रूप से मुस्लिम क्षेत्रों में अत्याधुनिक सतर्कता बरती जा रही है। इन इलाकों में सुरक्षा बल लगातार गश्ती कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को तुरंत रोका जा सके। वहीं सब खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, कई सालों बाद जो है वहां आज बोधशाला मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम कर लिए गए हैं? बिल्कुल अंकिता, ये जो मामला है बोधशाला का, ये काफी चर्चा में आ चुका है, क्योंकि जब से इंदौर हाईकोर्ट के जब फैसला आया कि फैसले में बताया गया कि ये मंदिर है, उसी के बाद से अब हिंदू जो संगठन है वहाँ महाआरती की तैयारी कर रहे हैं और महाआरती होना है। वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया हुआ है, लेकिन फिलहाल महाआरती की तैयारी के लिए प्रशासन चारों तरफ से अलर्ट है। सभी तरह पुलिस जवान लगाए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ भोजशाला में जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा उनकी बाकायदे चेकिंग की जा रही है और चुस्त मुस्त व्यवस्था जो है पुलिस की चारों तरफ देखी जा रही है और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकता न फैले, इसके लिए शासन बहुत ही अलर्ट मोड पर है और आज देखना होगा कि आरती हो पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है संतोष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक तरफ बोधशाला मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है वो आज इस मामले पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। जी, दरअसल थोड़ा करेक्शन करना होगा यहाँ पे कि इस मामले में कल पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पिछली बार जब इस शुक्रवार को ये फैसला आया था तो उस दौरान अंतिम नमाज की गई थी और आज भी शुक्रवार है, वहाँ आज नमाज की प्रथा नहीं हो सकती क्योंकि हाई कोर्ट का ये आदेश स्पष्ट था
कि चूंकि ये मंदिर था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डिटेल्स रिपोर्ट थी उसको कोर्ट ने अपने फैसले में किया, पॉइंट आउट किया था। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई सिटिंग जज किसी मामले में खुद स्थल पे जाता है और देखता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट के दोनों जजेस जो इंदौर बेंच के थे, उन्होंने इस मामले में अपना फैसला देने से पहले वो जाके उस स्थल को देखा था, उन्होंने धार की बोधशाला को, और वहां का खुद निरीक्षण किया था। इसके बाद जब फैसला आया तो हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो चीजें वहां पे मिल रही हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वहां पे माँ सरस्वती का मंदिर था। ऐसे में वहां पे जो, और दूसरी चीज ये कि वहां पे कभी भी हिंदुओं को पूजा करने से मना नहीं किया गया था। ऐसे में जो नमाज की बात है, एएसआई ने इसके लिए एक, क्योंकि जब ये कब्जा जो है एएसआई के पास था तो एएसआई ने 2003 में एक आदेश पारित किया था जिसमें ये कहा था कि हर शुक्रवार को मुस्लिम इसमें नमाज अदा कर सकेंगे और वहीं हिंदू पक्ष इसमें अपनी पूजा कर सकेगा। अब जब माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि क्योंकि यह मंदिर पहले से था और बाद में एएसआई के द्वारा एक आदेश जारी करके मुस्लिम जो समाज है उसको नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, तो हाई कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और ये कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष अपने रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं और जो उनके अधिकार हैं उनके लिए वो चाहते हैं कि नमाज अदा करने के लिए उनको जगह दी जाए, तो ऐसे वो सरकार से गुहार लगा सकते हैं और सरकार इस पर विचार कर सकती है। दूसरी बात कि जो हिंदू मंदिर, जो माफ कीजिएगा, जो वो विवादित स्थल था वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी और हिंदुओं की पूजा वहां कभी रुकी नहीं थी। ऐसे में उनको ये अधिकार दिया जाता है। और जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि इससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इफेक्टेड होता है, वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी वो एएसआई के कब्जे में थी। ठीक है विवेक, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बोधशाला में हिंदू संगठन आज 1 बजे से महाआरती करने जा रहे हैं। वहीं बोधशाला में आज नमाज की इजाजत नहीं दी गई है, वहीं प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां अखिलेश का कांग्रेस को कड़ा राजनीतिक संदेश। यूपी में सीट शेयरिंग और कूटनीतिक शह मात का खेल हुआ तेज, बात सीट की नहीं जीत की। अखिलेश ने कांग्रेस को दिया बड़ा सियासी इशारा, कांग्रेस के बीएसपी से नजदीकी की कोशिश पर सपा की चेतावनी। क्या यूपी में टूटेगा सपा कांग्रेस गठबंधन? क्या सपा की अकेले लड़ने की है तैयारी? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सीट शेयरिंग और कूटनीतिक शाह मत का खेल तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहयोगियों, खासकर कांग्रेस को एक बेहद नपा तुला और कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को पूरी तरह मुस्तैद कर चुकी है। उन्होंने साफ किया है कि गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे सपा के मजबूत बूथ स्तर के संगठन का फायदा मिलेगा। उनका नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब सियासी गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती के आवास पर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है। विश्लेषक मानते हैं कि सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी की बात कहकर अखिलेश ने कांग्रेस को संदेश दिया है कि वह सपा को कमतर आंकने की भूल ना करे। यदि कांग्रेस बसपा के साथ कोई अलग खिचड़ी पकाने की कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से सियासी गलियारों में जो हलचल पैदा हो गई है कि कांग्रेस जो है वो बसपा के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन कर सकती है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या और खबरें इसको सामने आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है तो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, वो कई बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि जो अगला विधानसभा चुनाव यानी जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ये कह चुकी हैं कि जब जब भी उन्होंने गठबंधन किया है उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जो वोट हैं वो तो दूसरे पार्टियों में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं होते। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा है।
हालांकि अब हाल के दिनों के जो घटनाक्रम को देखें तो जिस तरह से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें जो बाराबंकी से सांसद हैं तनुज पुनिया, वो भी गए थे, साथ ही साथ तमाम अन्य नेता गए थे, वो मायावती से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। हालांकि मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया था और गेट से उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा था। बताया ये जा रहा था कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता विपक्ष भी हैं, बड़े नेता हैं, उनके कहने पर ये दल मिलने गया था मायावती से, और कहीं न कहीं इस बात की सुगबुगाहट जरूर थी कि क्या ये 2027 को लेकर नई रणनीति की तैयारी है, नए गठबंधन की तैयारी है। हालांकि तनुज पुनिया ने जब बाद में इस चीज को क्लियर किया था कि वो किसी के कहने पर नहीं गए थे, बल्कि चूंकि वो वरिष्ठ नेता है मायावती और उनके हालचाल लेने के लिए शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन अचानक से इस तरह से यूं जाना कहीं न कहीं जरूर सवाल खड़े करता है कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही थी। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश यादव की है, तो जाहिर सी बात है वो मुख्य विपक्षी दल है, एक बड़ी फोर्स है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, और जो प्रभाव समाजवादी पार्टी का वैसा कांग्रेस का नहीं है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि बात यहाँ पर सीट की नहीं, जीत की है। कहीं अगर आपने पिछला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा हो, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है समाजवादी पार्टी का, बार्गेनिंग काफी हुई है, लेकिन अंततः जाकर जो शर्तें समाजवादी पार्टी ने रखी उसी पर समझौता कांग्रेस को करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसकी जो जमीनी तैयारी है या जो उसका वोट बैंक है वो किस कदर से उत्तर प्रदेश में सरका हुआ है। तो जो ये बयान है अखिलेश यादव का, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बार भी होगा वही जो अखिलेश यादव चाहे। ठीक है, आपका धन्यवाद आनंद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को पूरी तरह मुस्तैद कर चुकी है। उन्होंने साफ किया है कि गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे सपा के मजबूत बूथ स्तर के संगठन का फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो ममता बनर्जी पर सुनवाई। आज ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई। आईपैक रेट मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका। आईपैक रेट मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी, राज्य के तत्कालीन डीजीपी राजीव कुमार और तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान आईपैक रेट के दौरान ममता बनर्जी के वहां पहुंचकर दखल देने पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विवेक, पिछली सुनवाई की बात करें, क्या निकलकर तथ्य सामने आए थे? वहीं आज सुप्रीम कोर्ट फिर से इस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्पष्ट टिप्पणी की गई थी कि अगर कोई जो संवैधानिक संस्था का प्रमुख होता है वो किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को उसका काम करने में बाधा डालता है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। और यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो जब केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही थी उसमें जाकर उन्होंने दखल दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि किसी भी मुख्यमंत्री को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाले। कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्योंकि जो ये मामला था ये सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का नहीं है, बल्कि ये जो केंद्रीय एजेंसी है उसमें दखल देने का मामला है। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में जो ये परिस्थिति जो सामने आई थी इस पे केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ईडी की याचिका है उस ईडी की याचिका में ये कहा गया है कि चूंकि हम केंद्रीय एजेंसी हैं और केंद्रीय एजेंसी जब इस मामले में कोयला घोटाले को लेकर जांच कर रही थी तो उस दौरान मुख्यमंत्री खुद आती हैं और इंटरवीन करती हैं। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई करे और जो डीजीपी और जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पे मौजूद थे जिन्होंने इसमें ऑब्स्ट्रक्शन किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ईडी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम लोगों ने वहां पे छापेमारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल इनको इकट्ठा किया तो जो स्थानीय पुलिस थी वो वहां आई और उनको डराने धमकाने और उनसे सामान छीन लिया गया था। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से ये साफ साफ उसमें तर्क दिया गया कि चूंकि आईपैक जो है तृणमूल का जो चुनावी रणनीतिकार है और उसके कुछ गोपनीय दस्तावेज थे
उनको सुरक्षित करने के लिए हम वहाँ गए थे। मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि जो ममता बनर्जी सरकार है उसकी तरफ से एक सवाल ये भी उठाया गया था और ये कहा गया था कि चूंकि ईडी जो है एक संस्था है, उस संस्था। ठीक है विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, आईपैक रेट मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां लालू राबड़ी पर सुनवाई आज। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज आएगा फैसला। लालू राबड़ी ने लोअर कोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। आईआरसीटीसी घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब सभी की नजरें आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। ईडी ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। बताया जा रहा है कि लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उनके पास मामले में से जुड़े पर्याप्त और पुख्ता सबूत मौजूद हैं। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं जो आरोपों को मजबूत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उमर खालिद पर आज सुनवाई। उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई आज। निचली अदालत के फैसले को चुनौती। 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश का आरोपी है उमर खालिद। आपको बता दें, 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उमर खालिद ने कड़कड़डुमा कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उमर खालिद ने अपने दिवंगत मामा के चैलुम में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले कड़कड़जुमा कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत के लिए दिए गए कारण उचित और संतोषजनक नहीं है। उमर खालिद ने निचली अदालत में दलील दी थी कि उनके परिवार में पिता, मां और 5 बहनें हैं, लेकिन 71 वर्षीय पिता मां की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनकी 4 बहनें शादीशुदा हैं और अलग अलग जगहों पर रहती हैं। ऐसे में परिवार के सबसे बड़े और इकलौते बेटे होने के नाते वही अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद में देखभाल कर सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि उमर खालिद को पहले भी कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने हर बार अदालत की सभी शर्तों का पालन करते हुए समय पर सरेंडर किया। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी थी कि सह आरोपी तस्लीम अहमद, शिफा उर रहमान और अथर खान को भी पारिवारिक बीमारी जैसे आधारों पर अंतरिम जमानत मिली है, इसलिए समानता के आधार पर उमर खालिद को भी राहत मिलनी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी अदालत की नरमी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर को रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी गुरुवार को सामने आई। सरकार के आदेश के मुताबिक यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान, जनगण मन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेमम तुमी बांग्ला गीत गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। मदरसा शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी इस आदेश की कॉपी सभी जिलाधिकारियों, शिक्षा
जिला शिक्षा अधिकारियों, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला लिया। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रीय गान को सुरक्षा मिली हुई है। एक बार लागू होने के बाद वंदे मातरम गाए जाने के दौरान किसी भी तरह का अपमान या बाधा डालना एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।